नमस्कार नोहरा जी और मेरे साथ जुड़ रही वंदना भारती एबीपी में एसएमसी सिक्योरिटीज़ में उन्होंने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ का हाल समाचार देखते रहते हैं और हाल समाचार यहाँ पर कमोडिटीज़ का ये है सोने चांदी की बात करें तो आज ही सोने ने एमसीएक्स में एक नया रिकॉर्ड बना लिया 1,59,000 के ऊपर का और चांदी 3,40,000 लगभग छू चुकी है। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम लोग जो अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे उसमें मैंने यही पूछा था कि मतलब जो टारगेट्स जो लक्ष्य लोग साल भर बाद के लिए लेकर के चल रहे थे मतलब इस पूरे साल 2026 में कहाँ तक पहुंचेगा उस तरह के जो वार्षिक लक्ष्य थे वो आपको जनवरी आधी बीती न बीती उसके बीच में आपको वो लक्ष्य मिल गए। अब यहाँ से 2026 के बारे में अगर सोचना हो कि भाई कहाँ तक जाएंगी कीमतें, अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा होगा वंदना जी। जी सर, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये बहुत यूनिक टाइम है जब हम लोगों ने ट्रेड वॉर से लेके बाकी परेशानियों के बाद हम लोगों ने इतना तेज़ी से यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ को जियोपॉलिटिकल टेंशन में इन्वॉल्व होता हुआ देखा है। तो डिकेड्स बाद इस तरीके की जो मूवमेंट है या जियोपॉलिटिक्स है वो निकल के आ रही है और जिस तरीके से ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे वैनिश हो रहा है, ये कहीं न कहीं गोल्ड की वैल्यू को तो दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि बात मतलब कि जो डॉलर में डिस्ट्रस्ट है या यूएस की मतलब पॉलिसीज में वो इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है उसको यहाँ पे बहुत सारे रीजंस मिले हुए हैं कि क्यों यहाँ पे गोल्ड अपसाइड में ही रहे। और एक जो नर्वसनेस है मार्केट में, चाहे वो कंट्री लेवल से लेके एक रिटेलर्स लेवल पे है, वो सब जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में मुश्किल तो है इस समय गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताना या फिर ये प्रेडिक्ट करना कि अब यहाँ से रैली कहाँ तक है। जी, लेकिन बाजार में जब हैं तो हमेशा अंदाजा तो लगाना ही पड़ता है, अनुमान लगाना ही पड़ता है और अभी जो ये चाल बनी हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेज हुई है। अगर आप सोने का ये चार्ट देखें पिछले अगर 5-10 दिनों का रुझान सोने में भी देखें एकदम 140 से सीधे ये 160 की तरफ पहुंचती हुई नजर आई कीमत। अ, ये स्पाइक जो है ये ताजा स्पाइक उसके पीछे क्या प्रमुख कारण रहा है? इसमें सर कुछ चीजें काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रम्प का 2.0 जो कार्यकाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2019 में जब उन्होंने ट्रेड वॉर की शुरुआत तो वहीं से करी थी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। जब 19 में था तो डिफरेंट था, सिर्फ मतलब चाइना को लेके था और एक पर्टिकुलर एक दो कमोडिटी को लेके था। लेकिन अब ये इन्होंने जब ये 2025 में आए तो उन्होंने पूरा ग्लोबल एक मतलब टसल लिया ट्रेड वॉर के लिए। दूसरी चीज है कि ये काफी सारे जो अपने ग्रुप्स हैं उससे यहाँ पे निकले हैं, 66 ग्रुप्स से इन्होंने अपने आप को यूएस को निकाला है। और 25 में इन्होंने बोला कि ये पीस की तरफ काम कर रहे हैं। जो 26 आया, 26 की जो शुरुआत हुई वो यहाँ पे वेनेजुएला से हुई, तो लगा कि चलो वेनेजुएला से हुई है, वेनेजुएला पे यूएस की नजर बहुत पहले से थी। फिर इन्होंने मैक्सिको बोला, ग्रीनलैंड बोला, कोलंबिया बोला, इन्होंने किसी देश को छोड़ा ही नहीं। फिर ये ईरान को इन्होंने बोला। तो जो 26 था ना उसकी शुरुआत जो थी वो बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत वोलाटाइल शुरुआत हुई है यहाँ पे। और जितने भी समीकरण पहले से ही बन रहे थे वो साथ में आ रहे थे। वॉर साथ में आ रहा था, डी डॉलराइजेशन साथ में आ रहा था। इसने इसको और स्पाइक करा और ऐसे समय में ही सेंट्रल बैंक्स का बोलना, जैसे कि पोलैंड के सेंट्रल बैंक्स ने बोला कि हम इतने प्राइस पे भी यहाँ पे 150 टन सोना ले रहे हैं। तो ईटीएफ की बाइंग, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, इतनी सारी बाइंग ने यहाँ पे रैली को काफी ज्यादा यहाँ पे एक फ्यूल किया है। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रस्ट फैक्टर मार्केट से गायब हो रहा है वो डी डॉलराइजेशन को भी बढ़ा रहा है और नई जो मतलब यहाँ पे ग्रुप्स बन रही हैं कंट्रीज की, वो दिखा रही हैं कि कितना ज्यादा एक पॉलिटिकल टेंशन बन के उभरा है। जी, लेकिन अभी दावोस में जो ट्रम्प का भाषण था उसके बाद एक बार को लगा कि शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी कम होंगी या कहीं पर उसके चलते एक नरमी आएगी, लेकिन क्या चार्ट पे दिख रही है वो नरमी आपको? मुझे लग रहा है यहाँ पे एक चीज है, इनका सबसे स्ट्रांग एली नाटो था और ईयू था। अब ईयू से भी ये बोलते हैं कि हमारा ट्रेड डील हो गया और फिर ये एक बारी बोलते हैं 10% लगेगा 1 फरवरी से, इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जून ऑनवर्ड्स ये 25% लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प जो बोलते हैं
वो उस बात पे कितने स्टेबल होंगे, ये बहुत बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह है उनके बोलने पे, खुद के ही बोलने पे है। तो आप एक तरफ से ट्रेड डील हो भी जाता है ना, तो वो कंट्री ये आश्वस्त नहीं होती कि हमारा ट्रेड डील हो गया है, अब चीजें पटरी पे आ गई हैं। कभी वो ट्रेड डील हुए हुए को भी बोलते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पे फिर से टैरिफ लगाएंगे, 10% लगाएंगे, फिर 25% लगाएंगे। नाटो ने इसको बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं करा है। नाटो के बाद कुछ चीजें और भी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा, मतलब कि जीडीपी डेटा यूएस का देखे, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के आई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़ के आया, डॉलर इंडेक्स में बाइंग आई, इक्विटी मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पे नीचे गया। इतने रीजंस तो काफी होते थे गोल्ड को एक डाउनसाइड देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने गोल्ड में डाउनसाइड आता हुआ नहीं देखा, क्योंकि जो नैरेटिव है जो ये पेश कर रहे हैं दुनिया में ग्लोबल, वो मतलब जो वर्ल्ड है उसको वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से रिएक्शन अभी ईयू का आया था, वो रिएक्शंस काफी स्ट्रांग थे, और पहली बार इतने स्ट्रांग रिएक्शंस आए हैं यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के। ये भी गोल्ड को मतलब फिजिकल में यहाँ पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, चाहे वो सेंट्रल बैंक हैं या इंडिविजुअल लेवल पे हो, तो उन्होंने बहुत जरूरी समझा है। और पहली बार हम देख रहे हैं सेफ हेवन बाइंग तो इसमें 2008 से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। यानी डावोस में भले ही ट्रंप ने ये भरोसा दिलाया हो कि हम ग्रीनलैंड को जबरदस्ती छीनने नहीं जा रहे हैं ताकत का इस्तेमाल करके, उन्होंने आगे ये जरूर कह दिया हो कि ठीक है ईयू पर हम टैरिफ अभी नहीं लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। ये सब होने के बाद भी अभी भी बाजार आश्वस्त नहीं है, और वो एक जो बेचैनी है इस बाजार में जियोपॉलिटिकल कारणों से वो बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि ये तो इनका जब तक कार्यकाल है तब तक वहां पे वो जो बेचैनी है वो बनी रहेगी, और ये फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। टैरिफ का होता है, फिर मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद इस बार क्या हुआ कि ये कंट्रीज तब इनकी ध्यान है। फिर जो कंट्रीज है जैसे ईरान में क्या हो रहा है, उनका इंटरनल मैटर्स है, वहां पे यूएस पहले भी आया है, लेकिन अभी जितने एग्रेशन के साथ आ रहा है वह उतने एग्रेशन के साथ पहले नहीं आता था। फिर ये कहीं के पॉलिटिकल मतलब जो वहां के लीडर्स होते हैं उन पे बोलते हैं कि ये सरकार नहीं चाहिए, इसके बाद दूसरी सरकार चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। और हम जानते हैं कि क्रूड हो या गोल्ड हो, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल कमोडिटी है। और हमने एक चीज देखा था कि जब चाइना ने गोल्ड के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा था, और इससे यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने 84% का रिटर्न आता हुआ देखा हम लोगों ने गोल्ड में। अब चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा है, और इतने मतलब कि परसेंटेज के रिटर्न के बाद भी 2026 अभी उस पर रिएक्ट करना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बीच में ये दो कमोडिटी अभी भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, और जो मतलब सेफ हेवन बाइंग है वो निकल के आती रहेंगी, और इसमें एक जंप आता रहेगा। और दूसरी चीज है कि जापान का स्थिति खराब होना, वो भी गोल्ड की सेफ हेवन बाइंग को और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो अब अगर आपको रिवाइज करना है टारगेट, तो 2026 के लिए क्या लक्ष्य नया लेकर के चलेंगे? मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में से मतलब बाइफिकेट करना चाहूंगी। मतलब सेपरेट अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात की जाए, यानी कि हम यहाँ पे फरवरी तक की बात करते हैं, और मुझे तो लगता है कि टाइम फ्रेम देना ही नहीं चाहिए। जैसे गोल्ड सिल्वर ने 1.5 लाख की मूव दिखाई है, इसमें टाइम फ्रेम पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनी हुई हैं कॉमिक्स में, वो बनी हुई हैं आपको 5,000 से लेके $5,100 पे। तो $5,000 की तो बात अब ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने $49-70 आज लगता हुआ देखा है। तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $5,100, $5,500, और इस बार मुझे लग रहा है कि ईयर एंड होते होते एक बार हम $56-5700 का भी यहाँ पे एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं, जिसमें कि हमारे दो फैक्टर्स यहाँ पे मीन्स की बहुत ज्यादा आए नहीं है। एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होना था। अगर यहाँ पे फेड के चेयरमैन बदले जाते हैं और वो इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट रेट कट है, एग्रेसिव मतलब यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज जो है अभी डिस्काउंट होना बाकी है। और इनफैक्ट जनवरी या मार्च तक तो नहीं लग रहा है इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर से इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है, वो इम्पैक्ट अभी गोल्ड पे आना बाकी है। दूसरी चीज है कि अगर करेंसी फैक्टर है, हमारा करेंसी अभी डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे डेप्रिशिएट होता है तो इंडियन गोल्ड और सिल्वर पे अपना प्रीमियम रहेगा। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि $55-5600
100 हम यहाँ पे कॉमेक्स में मान के चल सकते हैं। अपने गोल्ड पे अगर थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होता है तो मुझे लग रहा है कि अपना गोल्ड यहाँ पे आसानी से एक बारी 1,80,000 का लेवल आता हुआ अब यहाँ पे 2026 में दे सकता है, क्योंकि जो अपना अगला महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अभी का है 158 के करीब है, अगला महीना 164 165 के करीब है। तो जी, यानी ऑलरेडी हम ये लेवल्स देख रहे हैं और 20,000 का एटलीस्ट हम प्रीमियम लेके। जी, तो लेकिन जितनी तेजी बढ़ रही है, क्या उसी तेजी के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अचानक स्थितियां कभी कुछ बदलें और एकदम से मार्केट ने वापस अगर पलटी मारी, तो जो ट्रेडर्स हैं वो इस बाजार में किस तरह से सावधानी बरतें, या ये मतलब बहुत ही ज्यादा इस समय स्पेकुलेटिव मूव्स चल रहे हैं और उसमें ट्रेड करना बहुत खतरनाक है? इसमें हम लोग ये नहीं इनकार कर सकते कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव मूव नहीं है। इतनी जल्दी इस तरीके का मूवमेंट आना, ये इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। यहाँ पे निवेशकों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। इसमें ये बात नहीं है कि यहाँ पे सतर्क नहीं रहना चाहिए, और इस पे स्ट्रैटेजी देना भी बहुत टफ है, जबकि आप उनको बोल रहे हैं कि एक डिप पे बाइंग करें, और ऐसी मार्केट जहां डिप आ ही ना रही हो, और ऐसे मार्केट में हम उन्हें ये बोले कि डिप पे बाइंग करें, और डिप 2025 में कभी गोल्ड और सिल्वर ने ऐसा देखा ही नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट डिप आता हुआ। तो यहाँ पे आप स्टैगर्ड वे में कर सकते हैं, और पैसा यहाँ पे ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आई है। और अगर मान लीजिए कि मैं पहले 15% तक गोल्ड को बोलती थी, अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस ऊपर की तरफ है, तो 5% आप गोल्ड में लगाइए, 5% आप सिल्वर में लगाइए। लॉन्ग टर्म अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, और थोड़ा करेक्शन, वो करेक्शन जो कि आने लायक है यहाँ पे, यानी कि 1,40,000 45,000 के बीच अगर आता है, वहां पे आप थोड़ा सा करेक्शन पे मतलब यहाँ पे बाइंग करें, और स्टैगर्ड वे में करें, एक बार लमसम अमाउंट ना लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी इनफैक्ट अगर आप जा रहे हैं मतलब स्पॉट मार्केट में, तो वहां पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा प्रीमियम डाउन आता है, अपने ज्वेलर से कॉन्ट्रैक्ट में रहें, और तब आप कम प्रीमियम पे वहां पे मिल रहा है, फिर वैसे प्राइस पे आप गोल्ड लीजिए। जो ईटीएफ बायर्स है उनके लिए इजी है, क्योंकि उनको एक डिस्काउंट मिल रहा है, और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, ये जो मतलब परसेंटेज है ऑफ रिटर्न है, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। ईटीएफ बायर्स में थोड़ा सा यहाँ पे था कि उनको रिटर्न नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम 2025 को देखें, 72% का रिटर्न ईटीएफ में मिला है, और ओवरऑल देखा जाए तो 82% का रिटर्न मतलब हमारा एमसीएक्स ने दिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ को स्टैगर्ड वे में लेके चले, या तो एसआईपी की तरह। जी, अ, इस तरह के बाजार में अगर कोई ट्रेड रख रहा है तो उसे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? क्या वो फैसला आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसे सिचुएशन में तभी मैं कहती हूँ कि अगर आप डेरिवेटिव में कर रहे हैं तो ऑप्शंस में करिए, क्योंकि वोलाटिलिटी वहां पे डेल्टा 0.5 है, तो आपका वोलाटिलिटी हाफ हो जाता है, और ऐसे में आपको फ्यूचर्स में नहीं आना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि कॉमिक्स ने 2025 में बड़ी जल्दी जल्दी 5 बार यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए हैं, और ये उनके इतिहास का बहुत रेयर मतलब मूव है। इतनी जल्दी वो मूव लेते नहीं कि मार्जिन को बढ़ाए। अब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इतने कम डॉलर से नीचे आप यहाँ पे मार्जिन रख के निवेश नहीं कर सकते हैं। तो और हम कॉमिक्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वहां पे मार्जिन बढ़ेंगे, हमारे मार्जिन यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, और वो मार्जिन आप 1.25 लाख में जो पे करते थे, और आप 1,60,000 में पे करेंगे, तो आपका जो ओवरऑल जो मतलब पेमेंट है मार्जिन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा भी नहीं बनेगा कि हम यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस आपको दे, तो बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। मैं कह रही हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करिए, इसके बिना ट्रेड नहीं करिए। हाँ, अगर आप मेगा में करते हैं तो आप यहाँ पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट में करिए। अगर आप मेगा में करते हैं और आपको यहाँ पे जानकारी है, तो आप ऑप्शन में ट्रेड करके यहाँ पे चल सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन खरीदिए, आपका प्रीमियम भर का ही नुकसान यहाँ पे है। और हाँ, कॉल ऑप्शन को आप यहाँ पे सेल करके ना चले, आप बाय करके चले। कॉन्ट्रा मूव से यहाँ पे मार्केट में बचना चाहिए।